सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, पर्यटन विकास, स्थानीय उत्पादों के संवर्धन और रोजगार सृजन के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों के तहत एक बार फिर वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन विगत दिनों हुआ। ब्रिक्स देशों के कल्चरल वर्किंग ग्रुप की बैठक में भारत समेत ब्रिक्स से जुड़े 11 देशों के 30 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। काशी की पावन धरती पर उतरते ही ब्रिक्स देशों के मेहमानों का स्वागत विभिन्न लोक कलाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन से किया गया। काशी की परंपरागत स्वागत से ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि अभिभूत दिखे। ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। दीप प्रज्वलन में विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने भाग लिया। काशी में होने वाली दूसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता भारत की ओर से संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने किया। बैठक में भारत समेत ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया, ईरान, दक्षिण अफ्रीका और यूएई के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए, जबकि इथोपिया, मिस्र और रूस के प्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से जुड़े। इस प्रकार के आयोजन पूरे देश भर में बहुत अच्छे से हो रहे हैं। आपने इससे पहले G20 का भी आयोजन देखा था और इसी तरह ब्रिक्स की मेज़बानी भारत कर रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में ही इस वर्ष ब्रिक्स का जो आयोजन है वो होगा भारत की प्रेसिडेंसी में। तो जो आपने कहा वोकल फॉर लोकल, उसमें एक बड़ी बात यह है कि जब हम इस प्रकार का आयोजन करते हैं और हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म को बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें जो सारे मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ भी जो आर्टिस्ट और आर्टिसंस हैं और जो क्रिएटिव इंडस्ट्री के भागीदार हैं उनको विजिबिलिटी मिले और उनको बाज़ार भी मिले। उसी तरह जो भारत के आर्टिस्ट और आर्टिसंस हैं उनको विश्व के बाज़ार के साथ साथ प्राइमरी तरीके से जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उनसे बहुत अच्छा सहयोग अगर मिलेगा तो हमारा जो पूरा धरोहर है जिसकी हम जो सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में उपयोग कर सकते हैं उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट इस प्रकार के आयोजनों से हो सकता है। ब्रिक्स संस्कृति समूह के बैठक का मुख्य बिंदु एआई, जलवायु परिवर्तन और सांस्कृतिक धरोहरों के आदान प्रदान पर केंद्रित था। ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच रचनात्मक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और संस्कृति से जुड़े समझौतों यानी MOU भी साइन किए गए। बैठक में कॉपीराइट संरक्षण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते दखल को लेकर भी चिंता जताई गई। जो कल्चर कैपिटल है देश का, जो कल्चर हब है देश का, वाराणसी ऐसे सिटी में इकट्ठा किया और उनको हम लोग कल्चर के बारे में डिस्कशंस किए। हम लोगों ने काफ़ी बातें की कि किस तरीके से क्रिएटिव इकोनॉमी को हम लोग बढ़ावा दें, जिससे कि हमारे हमारे जो क्रिएटिव लोग हैं, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, आर्टिजन्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स कर रहे हैं, उनको नुकसान ना हो, क्योंकि एआई का ज़माना आ गया है, एआई का युग आ गया है। जो गायक गाते हैं हमारा, उसका गाना कॉपी करके लोग एआई में कॉपी कर लेते हैं। हमारी कोशिश ये है कि हमारे सारे ब्रिक्स कंट्रीज़ इस बात पे एग्री किए। बैठक में ये सहमति भी बनी कि ब्रिक्स के सदस्य देश अब वैश्विक मंचों पर अपनी साझा सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित और प्रदर्शित करने के लिए संयुक्त नामांकन की प्रक्रिया अपनाएंगे। इससे सांस्कृतिक विविधता को नया वैश्विक मंच और पहचान मिलेगी। इसके साथ ही धरोहर वापसी पर भी एकजुटता दिखाई गई। बहुत ही जो इम्पोर्टेंट विषय हैं उन पे चर्चाएं हुई हैं। सबसे पहला तो जो क्रिएटिव इकोनॉमी और दूसरा जो हमारी कॉपीराइट्स इश्यूज के ऊपर जो आर्टिस्ट और कल्चर प्रॉपर्टीज उनकी कॉपीराइट कैसे प्रोटेक्ट की जाए। तीसरी जो थी वो हमारी जो धरोहर है जो बाहर स्मगल होके या चोरी करके ले जाई गई है उसको कैसे वापस लाया जाए। चौथा जो जिसके ऊपर चर्चा हुआ वो बेसिकली कि जो हमारा मल्टीनेशनल हमारे जो यूनेस्को के कन्वेंशंस हैं उसमें किस तरह मल्टीनेशनल नॉमिनेशंस किया जाए। और आखिरी सत्र में हम लोगों ने
जो कल्चर को कैसे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट बनाया जाए उसके ऊपर चर्चा की। ब्रिक्स जैसे पहले G20 हुआ और अब ब्रिक्स यहाँ आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन से कल्चरल टूरिज्म को एक बहुत बड़ा पुश मिलता है और वाराणसी जो वेन्यू है वो इसीलिए चूज किया गया क्योंकि कल्चर और डेवलपमेंट दोनों साथ साथ कैसे हो सकता है वो इससे बेहतर उसका एग्जाम्पल नहीं मिल सकता। काशी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी समृद्ध कला संस्कृति को प्रदर्शित करने का मौका मिला जब ब्रिक्स बैठक में विश्व प्रसिद्ध GI टैग और ODOP उत्पादों की प्रदर्शनी सजाई गई। सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क, गुलाबी मीनाकारी क्राफ्ट, वुडन लेकर वेयर, मेटल रिपोसी क्राफ्ट, ये सभी उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक के रूप में प्रदर्शित थी। और निश्चित तौर पर यहाँ जितने लोग आए हैं जिस देश से, अपने वाराणसी के सांसद, देश के सबसे प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे जनप्रिय लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर आए हैं। तो ये दूसरी बार बैठक हो रही है, कैसे और विकास होगा और देशों का, इस उद्देश्य से यहाँ बैठक है। निश्चित तौर पर यहाँ आने पर यहाँ का जो कल्चरल प्रोग्राम है आपने आज देखा होगा, चाहे हमारे यहाँ मीनाकारी हो, चाहे साड़ी का व्यवसाय हो, चाहे हमारे यहाँ गंगा आरती हो, और अपने विश्वनाथ कॉरिडोर जो बहुत पहले आए होंगे अब आकर देखेंगे तो उनको लगेगा कि बनारस बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जैसे देश बदलता हुआ उसी तरह से बनारस भी बदलता हुआ। बैठक के पश्चात शाम को कलर्स ऑफ इंडिया की थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। देश के विभिन्न प्रांतों के लोक और शास्त्रीय नृत्य संगीत ने विदेशी मेहमानों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हमारा वाद्य वृंद भारतीय वाद्यों पर आधारित है, जिसमें सितार, शंकर वीणा, तबला, ढोलक, सरोद, संतूर, बांसुरी, इकतारा इत्यादि सारे इंस्ट्रूमेंट थे। और इन वाद्यों पर हमने भारत की संगीतमय यात्रा प्रस्तुत की। इसमें भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक सभी क्षेत्रों के लोक संगीत को लेते हुए हमने ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसका समापन वाराणसी से हुआ। और उसके बाद जो अंतिम राजसी प्रस्तुति थी भारतीय शास्त्रीय संगीत की, जो पूरे भारत को का प्रतिनिधित्व करता है।
छऊ, कंटेम्प्रेरी, कथक, भरतनाट्यम, कलरीपयट्टू, लावनी, गरबा, गिद्दा, मतलब इस देश के सारे ही रंगों को लेके, सारे ही फ्लेवर्स को लेके बहुत ही खूबसूरती से, मानिए पूरे देश के सारे रंगों को बहुत खूबसूरती से कैनवस पे बिखेर दिया, और जो बहुत ही अच्छे से सराहा गया। और ये कल्चरल इवेंट का हमारा मेन प्रेजेंटेशन था, जो वी होप it brought a message that, of course, the message that unity in diversity, पर सिर्फ इतना ही नहीं, डेप्थ में ही ये भी है कि हमारा देश बहुत बहुत बड़ा है, क्योंकि आप मानेंगे कि दूसरे देश जैसे फ्रांस हमारे देश का यूपी जितना बड़ा है, तो उनको तो संभालना बहुत आसान है। तो हमारा देश बहुत सारे प्रदेशों को लेके बना हुआ है, और उसमें इतनी सुंदरता से सब मिलजुल के रहते हैं, तो ये छोटी बात नहीं है। और इतने कल्चर्स, इतने लैंग्वेजेस, इतनी वेशभूषा, उन सब को म्यूज़िक और डांस के थ्रू अगर हम बहुत ही सुंदर तरीके से प्रेजेंट करें, तो नथिंग लाइक इट फॉर सच अ प्रेस्टिजियस इवेंट लाइक ब्रिक्स। काशी की संगीत परंपरा, संस्कृति और प्राचीन विरासत के अवलोकनार्थ ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि दूसरे दिन नमो घाट पहुंचे, जहां उनका स्वागत पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने अन्य जनप्रतिनिधियों के संग किया। इस अवसर पर पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों की काशी यात्रा से न केवल भारत की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच मिलेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र होने के नाते, चूंकि माननीय देश के प्रधानमंत्री उनका निर्वाचन क्षेत्र है, तो वीवीआईपी क्षेत्रों में ये हर चीज़ में अग्रणी भूमिका निर्वहन करने का काम कर रहा है। यहाँ के डेवलपमेंट की बात करें, जन कल्याणकारी योजनाओं की बात करें, और इसका लाभ समस्त पूरे स्टेट को हम लोग ले पा रहे हैं। यदि बनारस की बात कर लें, तो गुणात्मक रूप से पर्यटकों की संख्या में अभिवृद्धि ये दर्ज कराती है कि यहाँ के फूल बेचने वाला, माली, होटल, टोटल, रिक्शे वाले, भाड़े वाले, सभी को रोजी रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहा है। एक पर्यटक जब आता है तो 6 लोगों को रोजी रोटी और रोजगार के अवसर देता है। ये सौभाग्य है इस नगरी का कि जो सकरी गलियों में मंदिर था, आज बृहद कॉरिडोर के रूप में, काशी कॉरिडोर के रूप में विश्व में विख्यात ये डेस्टिनेशन बना है, जहाँ लोगों की परिकल्पना रहती है कि जीवन के अंतिम क्षण यदि यहाँ व्यतीत होते हैं तो उसको मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता भी है कि भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई 3 लोक से न्यारी काशी, इसका अलग ही महत्व है। और उस महत्व के दृष्टिगत और देश और दुनिया के जिनकी आस्था सनातन के प्रति है, भारतीय संस्कृति के प्रति है, धर्म के प्रति है, वो सब अनुयायी यहाँ व्यापक संख्या में आप देख रहे हैं गुणात्मक रूप से अभिवृद्धि की है। और खास रूप से जब से कॉरिडोर बना है उसके बाद काशी हो गया है। तत्पश्चात क्रूज पर सवार सभी सदस्यों ने काशी के ऐतिहासिक घाटों संग प्रसिद्ध गंगा आरती का भी अवलोकन किया। काशी को इतने विशेष अतिथियों का स्वागत करने का जो अवसर मिला है, उससे पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है, जो कि पूर्व में G20 एवं SCO समिट के दौरान भी हुआ है। तो शहर की अर्थव्यवस्था पे बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है पर्यटन की वजह से, और पूरे देश विदेश में एक बहुत अच्छा संदेश, सकारात्मक संदेश जाता है, जिससे पर्यटन में भी वृद्धि होती है। और एक बड़ा इवेंट इस तरह का होता रहता है, तो उससे शहर के लोगों को भी एक उससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है, अर्थव्यवस्था को भी, इकोनॉमी को भी काफ़ी उससे फ़ायदा मिलता है। एवं काशी की छवि पूरे देश विदेश में बहुत अच्छे से दिखाई जाती है।
about India. I really like this great country. And being in Banaras, in Varanasi, or in Kashi, it's a very historical experience. You know that historical in the meaning of what we read and studied during, you know, that masters and PhD courses, because I study my MA and PhD on India subcontinent. So for us as a student who interested in India and the texts and the epics of India, always Kashi or Varanasi was a land that was the land of Shiva. The city of Varanasi is a very spiritual and ancient city, and we felt very much welcomed to be part of this experience. And we really want to thank the Ministry of Culture and the Indian government for giving us this opportunity, and also making sure that we form part of this excursion to know more about the culture and about the religion of Hinduism and Buddhism intersection. India never disappoints. The last time I was here, I enjoyed myself at Khajuraho. I saw the temples, and this time around, really you exceeded my expectation in terms of hospitality and the treatment that we are getting. I wouldn't mind coming back again. Being in Varanasi has been beautiful. It's just an explosion of culture. The taste, oh man, I mean, for the past 3 days that I've been here, I've eaten some of the most beautiful dishes ever. We do have Indian food in South Africa, but it doesn't compare to what I've eaten here. And for me, it's very exciting to be here at the Ganga River. My friends have come here to the ashram to stay here and also to pay their tributes in the Ganga River. And for me to be here, I've been sending them videos. गंगा तट की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होकर ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल जाकर हस्तशिल्प कलाओं का दर्शन किया। साथ ही महात्मा बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ का भी भ्रमण किया। सदस्यों ने पुरातात्विक अवशेषों की जानकारी ली और बौद्ध दर्शन को आत्मसात किया।